सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म टू एंड ऑल वॉर्स। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रिटिश आर्मी की इन्फेंट्री डिवीजन दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जा रही है। इस अभियान में कैप्टन अर्नेस्ट गॉर्डन के साथ 93 बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट मैकलेन और मेजर इयान कैम्पबेल भी अपने जवानों के साथ शामिल होते हैं। लेकिन युद्ध में जाने के कुछ ही वक्त में उन्हें जापानीज आर्मी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इन सभी को अमेरिकन लेफ्टिनेंट जिम और उनके सैनिकों के साथ थाई जंगल प्रिजन कैंप कंचनबुरी में ले जाया जाता है। प्रिजन कैंप में आते ही सभी सैनिक जेल में बंद अन्य कुपोषित और बीमार युद्ध कैदियों को देखते हैं, जिन्हें युद्ध की शुरुआत में ही पकड़ लिया गया था। नए युद्ध कैदियों को लाइन अप करने के बाद जापानी सार्जेंट ईटो नए आए कैदियों की गिनती का आदेश देता है, जिसे ट्रांसलेटर तकाशी नगा से ट्रांसलेट करता है। लेकिन कैदी गिनती करना शुरू नहीं करते हैं, इसलिए सार्जेंट ईटो स्कॉटिश मेजर इयान को थप्पड़ मार देता है। लेकिन मेजर इयान फिर भी गिनती शुरू नहीं करता, इसलिए मेजर को बुरी तरह से पीटा जाता है। मेजर इयान को जान से मार दिया जाए उससे पहले कर्नल स्टुअर्ट बीच बचाव करते हैं। कुछ ही देर बाद हमें प्रिजन कैंप के वार्डन कैप्टन नगुची को दिखाया जाता है, जो नए आए कैदियों को बताता है कि यहाँ से भागने की कोशिश करने वालों का क्या हाल होता है। हम देखते हैं कि 3 कैदियों को अपने घुटनों के बल बिठाया गया है और उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। अब सभी कैदियों को साइन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें लिखा है कि वे कभी भागने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि डस्टी मिलर नाम का एक सैनिक मेजर इयान को तकाशी के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये जापानी और कोरियाई सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। वहीं जापानी सार्जेंट के काम में दखल देने के लिए कर्नल स्टुअर्ट पर अत्याचार किया जाता है। उन्हें कई लीटर पानी पिलाया जाता है और फिर उनके पेट पर वार किया जाता है। काफ़ी देर तक उन पर यह अत्याचार चलता रहता है। इसी बीच कैप्टन अर्नेस्ट और अन्य लोगों को उनके साथी कैदियों द्वारा ये बताया जाता है कि प्रिजन कैंप में कैसे जिंदा रहना है। जैसे कि कैप्टन अर्नेस्ट को जापानी सैनिक के सामने न झुकने के लिए बुरी तरह से पीटा जाता है। घायल कैप्टन को प्रिजन कैंप के अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसे लोग डेथ हाउस के नाम से भी जानते हैं। कुछ वक्त बाद डस्टी कर्नल स्टुअर्ट को भी अस्पताल में लेकर आता है, जहां पर कर्नल स्टुअर्ट बाकी अफसरों के साथ प्रिजन कैंप से भागने की संभावनाओं पर बातचीत करते हैं, क्योंकि इस कैंप में जापानी सैनिकों की संख्या काफ़ी कम है। तभी कैंप का डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर जापानी सैनिकों की संख्या जानबूझकर कम रखी गई है, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग एक कटोरी चावल पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो किसी भी भागे हुए कैदी को पकड़ लेते हैं या उसकी जानकारी जापानी सैनिकों को दे देते हैं। दूसरा ये कि ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से भागना संभव नहीं है, और यहाँ से भागने वाला हर एक कैदी पकड़ा गया है या तो फिर जंगल में मारा जा चुका है। प्रिजन कैंप में कठोर परिस्थितियों के बावजूद कैदियों को कुछ लाभ भी दिए जाते हैं, जैसे कि डस्टी द्वारा बनाई गई सेंचुरी को भी सभी कैदियों को देखने की आज़ादी थी। अगले दिन थाईलैंड में सभी प्रिजन कैंप के चीफ एडमिन लेफ्टिनेंट कर्नल नागाटोमा यहाँ पर आते हैं। फिर वो दुश्मन देश के अफसरों को बुलाकर ये कहते हैं कि उन्हें 18 महीने के भीतर 420 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाना होगा। ये सुनकर कर्नल स्टुअर्ट कहते हैं कि उनके सैनिकों को पूरा राशन भी नहीं मिलता। जब उन्हें पेपर्स के बारे में पूछा जाता है तो कर्नल स्टुअर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल नागाटोमा के चेहरे पर पेपर्स फेंककर उनका अपमान करते हैं। बदले में जापानी तुरंत कर्नल स्टुअर्ट को मार देते हैं। जेल में बंद कई सैनिकों के लिए कर्नल स्टुअर्ट एक अफसर से कहीं ज्यादा थे। सभी कैदी मिलकर कर्नल स्टुअर्ट को सम्मान के साथ दफना देते हैं। इसके बाद मेजर इयान अपना भागने का प्लान कैंसिल कर देता है, जिससे अमेरिकी लेफ्टिनेंट जिम को लगता है कि इयान विश्वासघात कर रहा है। कैप्टन अर्नेस्ट स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जिम नहीं मानता। अब रेल रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। जापानी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और ये रेलवे लाइन उनकी सप्लाई लाइन होगी। सभी कैदियों से बारिश हो या धूप कड़ी मजदूरी करवाई जाती है। उन्हें ठीक से खाना भी दिया नहीं जाता, इसीलिए कई कैदी बीमार हो रहे हैं। कुछ दिन बाद कैप्टन अर्नेस्ट की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं रोज किसी न किसी कैदी की मौत तो होती ही है। डॉक्टर, मेजर इयान और जिम अर्नेस्ट को एक झोपड़ी में शिफ्ट करते हैं, जहां मरे हुए कैदियों को रखा जाता है। अपने काम के साथ साथ डस्टी अर्नेस्ट का भी ख्याल रखता है, यहाँ तक कि वो अपने हिस्से का खाना भी अर्नेस्ट को दे देता है। कुछ दिन बाद अर्नेस्ट ठीक हो जाता है और डस्टी बीमार होता है, जिसकी देखभाल अर्नेस्ट करता है। तभी कैप्टन अर्नेस्ट अपने दोस्त को कहता है कि वो कुछ क्लास शुरू करने जा रहा है। वे कैदियों को जंगल की झोपड़ी में इकट्ठा करते हैं, जहां पर जापानी सैनिक आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ पर झोपड़ी में काफ़ी डेड बॉडी रखी होती है। वहीं रेल रोड का निर्माण कार्य भी जारी है। एक शाम एक ब्रिटिश सैनिक सार्जेंट रोजर आत्महत्या की कोशिश करने वाले अपने प्लाटून लीडर फॉक्सवर्थ को लेकर अर्नेस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। रोजर फाइन आर्ट्स जानता है, वहीं फॉक्सवर्थ कैम्ब्रिज में शेक्सपियर पढ़ाते थे। अब टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। ये सभी के सभी कैदी ही हैं, लेकिन गुलामी की मानसिकता में खुद को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। सभी अपने काम में लगे हुए हैं। तभी मेजर इयान अपने कुछ साथियों के साथ भागने का प्लानिंग करता है। अर्नेस्ट, डस्टी और जिम वहां पर आते हैं और इयान को समझाते हैं कि अगर वे जापानी सैनिकों का मुकाबला करके उनके हथियार लेने में कामयाब हो भी गए तो भी उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्हें पूरी जापानी रेजिमेंट का सामना करना होगा। इसके कुछ दिन बाद इयान जिम की कुछ इलीगल गतिविधियों के बारे में जापानी गार्ड्स को बता देता है, क्योंकि मेजर इयान एक अमेरिकी को अपने लिए खतरा मानता है। इयान ने जिम के साथ साथ डस्टी के क्लास के बारे में भी बता दिया था, जिसके लिए जिम और डस्टी को सजा मिलती है। लेकिन मेजर इयान ये सब जापानी सैनिकों का भरोसा जीतने के लिए कर रहा था। वहीं कैदियों की कड़ी मेहनत से जापानी काफी प्रभावित है और कैप्टन नगुची उन्हें किताबें और कुछ सामान देकर पुरस्कृत करता है। उसी शाम जिम को भी रिहा कर दिया जाता है। अर्नेस्ट नोटिस करता है कि जिम उससे ठीक से बात नहीं कर रहा। वहीं अब कैदियों की क्लास खुले में हो रही है। उन्हें ड्रामा जैसी एक्टिविटी करने की भी इजाज़त दी जाती है और काफ़ी दिनों बाद उन्हें खाने में मीट भी दिया जाता है। सभी कैदियों की मेहनत के कारण रेल रोड निर्धारित वक्त से 6 महीने पहले 1943 के अक्टूबर महीने में बनकर तैयार हो जाता है। रेल रोड के ओपनिंग सेरेमनी के बाद कैदियों को बताया जाता है कि अब उन्हें दूसरे प्रिजन कैंप में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे मेजर इयान को अपना प्लान खतरे में पड़ता दिखाई देता है। कुछ वक्त बाद एक जापानी सैनिक रिपोर्ट करता है कि एक फावड़ा गायब है, जिसके बाद सभी कैदियों को चेतावनी दी जाती है कि अगर फावड़े के बारे में जानकारी नहीं मिली तो सभी कैदियों को सजा दी जाएगी। तभी जिम आगे आता है और जापानी सार्जेंट उसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे जिम का कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। इससे पहले कि जिम को मार दिया जाए, एक जापानी सैनिक आके बताता है कि गिनती में गलती के कारण एक फावड़ा मिसिंग था। इस घटना के कुछ दिन बाद वहां पर एक ग्रेजुएशन नाइट होती है, जिसमें क्लास में इकट्ठा हो रहे सैनिक सभी जापानी सैनिकों को ड्रामा देखने के लिए इनवाइट करते हैं। सभी जापानी ड्रामा देखने में व्यस्त हो गए ये सोचकर मेजर इयान और उसके 5 आदमी अपने प्लान को अंजाम देते हैं। उस रात वे 2 जापानी सैनिकों को मारकर आर्मरी में घुस जाते हैं और हथियार पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन वहां पर बंदूक की गोलियां नहीं थी। तभी उन्हें आसमान से गुजरते B-24S फाइटर प्लेन की आवाज सुनाई देती है। मित्र राष्ट्रों के प्लेन आते हुए देख सभी कैदी जश्न में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध में पासा पलट रहा है। तभी सार्जेंट ईटो अपने सैनिकों की डेड बॉडी देखता है और इस घटना के लिए जिम्मेदार मेजर इयान और उसके साथियों को पकड़ लेता है। अगली सुबह सभी को प्रिजन कैंप के मैदान में अपने घुटनों पर बिठाया जाता है। तभी उनमें से एक सैनिक उठकर चलने लगता है। उसे पीछे से गोली मार दी जाती है। मेजर इयान को छोड़कर सभी को गोलियां मार दी जाती है। जिसके बाद सार्जेंट ईटो अपनी कटाना तलवार निकालता है। वो इयान को तलवार से मार दे उससे पहले डस्टी आगे आता है और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। सार्जेंट ईटो डस्टी को कब्रिस्तान ले जाने का आदेश देता है और मेजर इयान को छोड़ देता है। अब कब्रिस्तान में डस्टी को क्रॉस पर लटकाया जाता है। ये उन लोगों के लिए सबक था जो जापानियों के साथ लड़ने या प्रिजन कैंप से भागने की कोशिश करना चाहते हैं। डस्टी को क्रॉस पर लटकता देख सभी सन्न रह जाते हैं। सार्जेंट ईटो भी ये देखकर हैरान है कि डस्टी ने मेजर इयान के लिए अपना बलिदान दिया है। डस्टी को सूली पर चढ़ाने के बाद सभी सैनिक हिम्मत हार जाते हैं। वे सभी सोचते हैं कि ईश्वर भी उनके साथ क्रूर मजाक कर रहा है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया जाता है। तकाशी अपनी घोषणा पूरी करे उससे पहले ही आकाश में B-24 फाइटर प्लेन दिखाई देते हैं। सभी ऊपर देखते हैं और सोचते हैं कि जापानी प्रिजन कैंप से मुक्त होने का वक्त आ चुका है, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि फाइटर प्लेन प्रिजन कैंप पर बमबारी करते हैं। ये सोचकर कि वे दुश्मन पर बम फेंक रहे हैं, सभी कवर लेने के लिए दौड़ते हैं। कैप्टन अर्नेस्ट जिम को व्हीलचेयर से उठाने में मदद करता है। वहीं सार्जेंट ईटो और उसके साथी पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट अपने एक साथी को बचाने जाता है जो कि बम गिरने से घायल हुआ है। उसके पैर कट चुके हैं। मरते हुए वो सैनिक कहता है कि वो यहाँ तक तो जिंदा रहा, लेकिन अपनी खुद की सेना द्वारा ही मारा जाएगा। बमबारी के बीच कैप्टन नगुची रेडियो पर अपने हाईकमांड को रिपोर्ट करता है। प्रिजन कैंप में भगदड़ मची है। जापानी हो या युद्ध कैदी,
सभी बमबारी से बचने के लिए भाग रहे हैं। B-24 फाइटर प्लेन के जाने के बाद कुछ जापानी सैनिक नज़दीक के कैंप से यहाँ पर कुछ मदद लेने के लिए आते हैं, लेकिन सार्जेंट ईटो उन्हें अंदर नहीं आने देता। जापानी ट्रक के इंजन में खराबी थी। मेजर इयान के इनकार करने के बावजूद कैप्टन अर्नेस्ट मानवता के नाते उनकी मदद करने जाता है। सभी कैदी शुरू में मदद करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में कैप्टन अर्नेस्ट को फॉलो करते हैं। इसी दौरान कैप्टन नगुची जंगलों के रास्ते भाग जाता है। उस दिन प्रिजन कैंप में पूरे दिन शांति थी। सभी कैदियों को जापानी द्वारा अकेला छोड़ दिया गया था। कुछ देर बाद एक प्लेन उन पर से गुजरता है और कुछ लिफलेट्स गिराता है, जिसमें लिखा था कि जापानी आर्मी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया है, जिससे ये युद्ध समाप्त हो चुका है। सालों की कठोर सजा के बाद सैनिक फिर से मुस्कुराते हैं। उनके दुखों का अब अंत हो चुका है। कुछ ही वक्त में वहां पर मित्र राष्ट्र के सैनिक आते हैं। उन्हें देख कैदियों को यकीन नहीं होता। वे कुछ देर चुप रहते हैं। तभी अचानक कैंप में शोर गूंजता है। अर्नेस्ट ये देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि मेजर इयान सार्जेंट ईटो को टॉर्चर कर रहा है। अर्नेस्ट मेजर इयान को सार्जेंट ईटो को मारने से रोकता है। तभी सार्जेंट ईटो तलवार लेकर अपने आप को मार देता है, क्योंकि वो हार मिलने से अपने आप पर शर्म महसूस कर रहा था, जो कि जापानी समुराई परंपरा है। फिल्म के अंत में हम 55 साल बाद का सीन देखते हैं। कैप्टन अर्नेस्ट जापानी ट्रांसलेटर तकाशी नगासे से मिलते हैं जब वे बूढ़े हो चुके हैं। वे थाईलैंड के कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म टू एंड ऑल वॉर्स की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।